वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का 5वां सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 पेपर करवाए हुए हैं एंड कुछ इस तरह से ये पैटर्न है। यहाँ पे 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर करने के लिए। 80 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एमसीक्यू होंगे और ये आपका 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड ये 12 नंबर का है। सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है किसने कहा ऐसे वाला एक और है। जैसे भारतीय संविधान की जो है मौलिक अधिकारों को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा आपको पूछा जाता है, वो किसने कहा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चन को जरूर रेडी कर लेना। जैसे यहाँ पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो सरकार के द्वारा गरीबों के लिए, आप क्या समझते हैं, या ऐसे वर्ग जो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है या विकास नहीं किए हुए, उनके लिए कुछ समय समय पर जो है योजनाएं लेकर आती है एंड उनको इससे लाभ पहुंचे और साथ ही साथ वो आगे बढ़ सके, इनके लिए जो है कुछ ना कुछ अलग से किया जाता है। जैसे आप देखेंगे हर घर जल योजना, मतलब हर घर जल नहीं, जो एक किसी वर्ग के लिए जो गरीब वर्ग के लिए किया जाता है ताकि उनको ऊपर उठाया जा सके एंड इसी के लिए। बट इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये आपका अधिकार है, अधिकार नहीं होता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपको ऊपर उठाया जाए, जो गरीब है उनको जो है उनका भी विकास हो सके, ऐसी ऐसी स्कीम लेकर आनी चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए आचार्य कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। ये किसने कहा भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र है। अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ख है, ये अम्बेडकर ने कहा है। ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन है आपका, हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज मैनिफेस्टो ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन जो बी है आपका वो सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। यहाँ पे संविधान सभा की बात हो रही है, संविधान की बात नहीं है। तो संविधान जो सभा है उसके चुनाव की बात हो रही है। यानी आप सभी को पता होगा संविधान सभा ने क्या हमारा संविधान बनाया है एंड संविधान जो बनाया गया है उन लोगों के द्वारा बनाया गया है। संविधान में भी जो लोग थे वो लोगों के द्वारा ही चुने गए थे, क्योंकि किसी भी तरीके से यहाँ पे चुन के ही लोग गए थे संविधान सभा में एंड उन्होंने ही जो है संविधान को बनाया। संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न होता है, 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। आप देखिए तो 1946 में जो है इसका चुनाव जो है संपन्न हो जाता है एंड फिर ये संविधान बनाने में लग जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हेन वर द इलेक्शंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड। तो यहाँ पे जो है इन 1946, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए तो थर्ड क्वेश्चन है, मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एंड यहाँ पे सूची 1 है एंड सूची 2 है, मिलान करना है आपको। आर्थिक अधिकार क्या है, आर्थिक अधिकार आपका न्यूनतम भत्ता आता है जिसके अंदर आपकी एक न्यूनतम भत्ता होना चाहिए आपकी, ये सेट किया जाता है। इसके ये जो है आपका आर्थिक अधिकार के अंदर आएगा। सामाजिक अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। राजनीतिक अधिकार जो कि वोट देने का अधिकार, जिसे मत देने का अधिकार कह सकते हैं आप। एंड सांस्कृतिक अधिकार क्या है, अपनी जो मातृभाषा उसमें शिक्षा पाने का अधिकार, ये सांस्कृतिक अधिकार है। एंड इसे आप मिलान कुछ इस तरह से कर लेंगे एंड आंसर अगर हम देखें, पहले का यहाँ पे तीसरा है, दूसरे का दूसरा, सी का पहला एंड डी का चौथा। अगर हम देखें तो कौन सा निकल के राइट आंसर आ रहा है, ए का यहाँ पे तीसरा ठीक है, ए का तीसरा, बी का जो है दूसरा, सी का जो है पहला एंड डी का जो है चौथा। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। इसी क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से, इकोनॉमिक राइट्स जैसे जो है मिनिमम अलाउंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सोशल राइट आपका, राइट टू फ्रीडम, पॉलिटिकल जो राइट्स है आपका, राइट टू वोट है एंड कल्चरल राइट्स है आपका, राइट टू गेट एजुकेशन इन मदर टंग। तो ये आपका ऑप्शन जो ए है इसमें वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देकर जो है पदमुक्त हो सकता है। अगर आप भारत में देखेंगे तो मुख्यमंत्री कौन होता है, स्टेट के अंदर जो एक तरह से प्रधानमंत्री, स्टेट का, राज्य का प्रधानमंत्री ही क्या होता है, मुख्यमंत्री। आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं राज्य में जो है। एंड आप देखेंगे जैसे केजरीवाल, वो क्या है, मुख्यमंत्री है। जो है योगी आदित्यनाथ, वो भी क्या है, मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर इन्हें अपना पद छोड़ना हो, मुख्यमंत्री जो पद पे बैठे हुए ये,
अगर इन्हें पद छोड़ना हो तो किन्हें अपना त्याग पत्र दे सकते हैं? राष्ट्रपति को, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल या प्रधानमंत्री को। तो ये अपना जो है पद वैसे जल्दी कोई छोड़ता नहीं है। छोड़ने के ऊपर जो है बड़ा रीज़न होता है कोई अगर छोड़ रहा है तो। एंड यहाँ पे देखिए किसे वो दे सकते हैं? राज्यपाल को। यहाँ पे राष्ट्र के राज्य के अंदर ही राज्यपाल होता है, उसे अपना जो है त्याग पत्र दे सकते हैं। ऑप्शन ग इसका जो है सही राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए टू व्हूम कैन द चीफ मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम द हिज पोस्ट। तो यहाँ पे जो है गवर्नर ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्तियों को लेकर पूछा गया है कि कौन करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे भारत राष्ट्रपति हो गए, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया, प्रधानमंत्री या लोकपाल। अगर हम देखें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो सिर्फ एक आप कह नहीं सकते, वैसे राइट आंसर इसका ऑप्शन का है राष्ट्रपति। लेकिन इन्हें भी क्या है, बहुत सारे विचार विमर्श के बाद जो है न्यायाधीश का मामला है ये, जजों का मामला रहता है तो उनको चुनना, उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है। एंड यहाँ पे राष्ट्रपति चुनते हैं लास्ट में, अगर देखें हम, बाकी इसमें बहुत सारी बातें होती है, डिस्कशन होते हैं कि किसको चुना जाए। ठीक है, तो ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए हु अपॉइंट्स द जजेस इन द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए तो अभिकथन और कारण वाला दिया हुआ है। अभिकथन दिया है भारत के लोग सीधे अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। आपको बताना है प्रधानमंत्री क्या सीधे चुनते हैं हम? नहीं, सीधे नहीं चुनते, उनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कारण देखिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बात सही है। भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री का पद है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के पास ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आप जिस मर्जी को चुन ले, ऐसा नहीं होता है। अब देखेंगे संसद जो रहता है हमारा उसके दो सदन है। ठीक है, संसद उसका है लोकसभा एंड है दूसरा राज्यसभा। एंड अगर देखिए जो लोकसभा में जो लोग रहते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, यानी सांसद जो है हम चुनते हैं। एंड सांसद यही लोग आगे जाके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। एंड राष्ट्रपति भी चुनते हैं, तो राष्ट्रपति भी चुनता है, तो ये चीजें उनको देखना होता है कि उसी को चुन सकते हो जिसको बहुमत हासिल हो। ठीक है, लोकसभा में बहुमत हो, एंड वही प्रधानमंत्री जो है फिर चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो कुछ इस तरह से अगर देखें सीधे नहीं चुनते। ऑप्शन अगर देखिए राइट आंसर अगर देखें ए जो है गलत है, यहाँ पे ए असत्य है, लेकिन जो आर है वो सत्य है। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हाँ, इनके द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें निकल के क्या निकल के आ जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो पंचायत के अगर आप देखेंगे गांव सब में रहते हैं तो वहां पे पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं, जिसमें आपको बताना है कितने वर्ष के लिए होते हैं। 4 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए। तो 5 वर्ष के लिए जो ऑप्शन घ है, 5 वर्ष के लिए जो है पंचायत का चुनाव होता है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 7वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स आर पंचायत इलेक्शन हेल्ड। तो यहाँ पे 5, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ आते। 8वां क्वेश्चन बोला गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन जो है किसका है? स्वराज का मतलब आप एक तरह से स्वतंत्रता से रिलेट कर सकते हैं कि मैं स्वतंत्र, ठीक है। एंड ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, लोकमान्य तिलक ने, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन जो ख है लोकमान्य तिलक, ये इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए हुज स्टेटमेंट इज जो है स्वराज इज माय ब्राइट राइट एंड आई विल हैव इट। तो यहाँ पे जो है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, निम्नलिखित में से कौन राजनेता नहीं थे लेकिन इनके विचारों ने राजनेताओं को जो है प्रेरित किया? गांधी, रूसो, मार्क्स या उपरोक्त सभी। अगर हम देखें तो ये इनमें से कोई भी जो है राजनेता नहीं। राजनेता का मतलब क्या है कि कोई किसी पद पे नहीं रहा, जैसे राजनीतिक पद, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, कोई ऐसे पद पे नहीं रहा है। लेकिन इनके जो विचार थे ना, उन्होंने राजनेताओं को बहुत ज्यादा प्रेरित किया। एंड ये सभी आ जाएगा, गांधी जी, रूसो, मार्क्स, ठीक है, ये सभी है। ऑप्शन जो घ है उपरोक्त सभी, वो इसका जो है राइट आंसर होगा।
इसी इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पॉलिटिशियन बट हिज आइडियाज इंस्पायर्ड पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑल ऑफ द अबव, गांधी जो है, रूसो, मार्क्स, ये सभी आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आए, नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध है नागरिक से। जो नागरिकता अधिनियम है 1955 का संबंध किससे आपको बताना है, तो नागरिक से है, बाहरी व्यक्ति से, अधिकार से, नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति से। तो इसका जो संबंध है, नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है और नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है, ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। एंड आप सभी को पता होगा, नागरिकता का मतलब होता है कि आप इस देश के निवासी, जैसे भारत के निवासी तो आपके पास प्रूफ होगा आपके पास कि आप यहाँ के नागरिक हैं। ऐसी अगर आप चाहते कि मैं यहाँ का छोड़ के जो है दूसरे देश का अपनाना चाहता हूँ, जैसे अमेरिका का, तो वहां पे कुछ प्रोसेस होते हैं, आप जिसे फुलफिल कर देंगे तो आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसी आप छोड़ भी सकते हैं ऐसी, और कोई देश किसी व्यक्ति की नागरिकता जो है हटा भी सकता है। कोई अगर ऐसे कार्य में विलीन हुए आप जो कि बहुत गलत है, देश के विरुद्ध काम किया आपने, तो आपको जो है नागरिकता आपसे छीन ली जाती है। 10वें क्वेश्चन को देखें, इंग्लिश मीडियम में सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे जो है अकमजेंस एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पे आप देख सकेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आते हैं। 11वां है, कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या सऊदी अरब या तुर्की। यानी एक तरह से धर्म सापेक्ष होता है, मतलब कि उसका देश जो है कोई ना कोई धार्मिक, वहां पे अगर हम देखते हैं भारत को क्या कहा जाता है, सेकुलर कंट्री। वही कोई कोई कंट्री क्या होती है, अपने धर्म को ऊपर रखती है, ठीक है। उस देश का कोई ना कोई धर्म होता है, भारत का क्या है, सेकुलर है। ऐसी अगर देखें तो चीन का नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नहीं है, तुर्की का भी नहीं है, सऊदी अरब का है, इस्लामिक कंट्री है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच स्टेट इज जो है रिलीजन जो है रिलेटिव, तो यहाँ पे सऊदी अरब ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है। सामाजिक न्याय का जो प्रमुख तत्व है वो क्या है, अवसर की समानता होगी, विधि के समक्ष समानता होगी, विधि की तार्किकता होगी, या कल्याणकारी विधि की जो है प्रावधान होगा। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व है अवसर की समानता, यही सामाजिक न्याय है, सभी के सामने जो है अवसर जो मिलते हैं उसमें समानता हो। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द मेन जो है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका सेक्शन ए में जो 12 क्वेश्चन है कुछ इस तरह से एमसीक्यू वाले हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए हो। अब आपका जो ए था, सेक्शन ए, जिसके अंदर 12 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो खत्म हो गए। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, एंड यहाँ पे जो है ये आपका है 13 से लेके 18 तक ये क्वेश्चन रहेंगे। ये भी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 12 नंबर का ये पूरा सेक्शन है। तो 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कुल कितनी बैठकें हुई। तो भारत का जो संविधान बनाया गया उसके अंदर हम देखें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। एंड इसके अंदर देखें तो 11 विशेष अधिवेशन हुए, जिसमें 166 जो है बैठकें हुई। मतलब बैठके का मतलब है कि आप सोचते होंगे कि कोई कंपनी है वो मीटिंग करती है बार बार, तो किसी खास उद्देश्य से करती है। तो ऐसी संविधान निर्माण में भी कई बार जो है 166 बार जो है मीटिंग हुई है, 166 बैठकें हुई है। एंड ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। बाकी मेन चीज था संविधान कितना समय लगा बनने में एंड कितने बैठकें हुई, यहाँ पे मैंने बता दिया। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मेनी मीटिंग्स वर हेल्ड। तो यहाँ पे जो है 2 years 11 month एंड 18 days लगे थे इसको बनने के लिए। एंड यहाँ पे भी 166 मीटिंग वर हेल्ड यहाँ पे हुई थी। तो ये आप लिख सकते हैं। आगे आते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखे, तो भारत के अंदर चुनाव प्रणाली के दोष लिख सकते हैं आप, जैसे पैसों का प्रभाव हो गया, ठीक है, जातिवाद और धर्म को लेकर के नाम पर वोट मांगना हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं चुनाव प्रणाली के दोषों में। यहाँ पे जैसे पैसों का प्रभाव देखिए, तो चुनाव प्रचार व विज्ञान के लिए विज्ञापन के लिए यहाँ पे आएगा, के लिए धन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। धन के बारे में सफाई और नियमों का पालन नहीं हो सकता, जिससे बड़े और धनी उम्मीदवारों को अधिक पैसे खर्च करने की अनुमति होती है, और वे चुनाव प्रक्रिया को मानवाधिकार और समानता के प्रति असमान बना देते हैं। यानी
चुनाव के अंदर देखेंगे तो पैसों का किस तरह से खर्च होता है गलत तरीके से, वोट खरीदना आप कह सकते हैं इसके अंदर। एंड अगर हम देखें दूसरा पॉइंट तो जातिवाद और धार्मिकता, यानी चुनाव में जातिवाद और धार्मिकता का प्रभाव हो सकता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में न्याय और निष्पक्षता की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। कई बार ये होता है कि उम्मीदवारों को जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर वोट मिलता है, जिससे समाज में विभाजन हो सकता है और न्याय संगत प्रतिनिधित्व में कमी हो सकती है। तो ये समस्या देख ले, लेकिन हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं दोस्तों में। जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ के, उसके दोष क्या क्या है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे राइट द फॉल्स ऑफ इंडियन इलेक्शन इलेक्शन जो है सिस्टम। तो मनी का जो है इफेक्ट ऑफ मनी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड कैस्टिज्म एंड जो है रिलीजियसिटी, ये आपका हो जाएगा। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ है। जैसे इफेक्ट ऑफ मनी देखें तो फंडिंग इज एन इम्पोर्टेंट इशू फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग एंड साइंस, यहाँ पे साइंस नहीं आएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप कह सकते हैं। देयर मे नॉट बी ट्रांसपेरेंसी एंड जो है adherent टू रूल्स रिगार्डिंग मनी अलाउिंग बिगर एंड जो है वेल्थियर कैंडिडेट्स टू स्पेंड मोर मनी एंड मेकिंग द इलेक्शन प्रोसेस इनइक्वालिटेबल टू ह्यूमन राइट एंड इक्वालिटी। तो ये आप कह सकते हैं इसका इफेक्ट ऑफ मनी। एंड यहाँ पे जो है कैस्टिज्म एंड रिलीजियसिटी, election may be जो है influenced by casteism and religiosity, leading to a lack of justice and जो है fairness in the election process. Many times it happened that candidates get votes on the basis of caste, religion or region, which can lead to division in the society and lack of a equitable जो है रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप डाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स है। मैं मैनी एफर्ट आर बीइंग मेड टू रिफॉर्म द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम सो दैट फेयर, नॉर्मल एंड इक्विटेबल इलेक्शन आर हेल्ड। तो ये आपका आ जाएगा इंग्लिश में। आगे की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरंभ की गई। तो 1970 में जो है न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती तथा बी.के. कृष्ण अय्यर के द्वारा जो है इसको जो है याचिका जो है दायर की गई। यानी जनहित याचिका जो है आरंभ की गई, सॉरी, आरंभ कब की गई, 1970 में। किसके द्वारा, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और बी.के. कृष्ण अय्यर के द्वारा। जनहित याचिका होती क्या, जनता की हक की बात करती है, जिसमें जो व्यक्ति अपनी खुद से हक नहीं कर पाते, संगठन या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनकी मदद की जाती है। इसके अंदर आप यहाँ डाल सकते हैं जनहित याचिका हो जाएगा। एक यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जनहित याचिका एक उपाय है जिसमें नागरिक या समृद्धि संगठन न्यायिक अदालत से यहाँ अनुरोध करते हैं कि उनके द्वारा सूचित किए गए किसी सामाजिक या कानूनी मुद्दे पर न्यायिक कदम उठाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, जनहित और जन संरक्षण को सुनिश्चित करना है। तो 15वां हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। व्हेन एंड बाय whom was the public interest litigation started। तो यहाँ पे 1970 में अगर देखिए पी.एन. भगवती एंड बी ऑफ बाय कृष्णा अय्यर, इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। संविधान निर्माताओं ने किन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जो आज भी विद्यमान है। संविधान जो बनाने वाले थे, संविधान सभा ने बनाया। एंड वहां के जो लोगों के मन में क्या चलता था कि कौन-कौन से आदर्शों को उन्होंने उसमें डाला कि आज भी वो जो है हमारे संविधान में है। क्या-क्या चीजें आपको बतानी है, तो कौन से आदर्श है, अगर हम देखें सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को अगर हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसके अंदर अगर हम देखें संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना जाता है, माना और विभिन्न वर्गों और समृद्धि क्षेत्रों में न्याय की दिशा में जो है प्रेरित किया। तो सामाजिक न्याय हमें हमें अपने संविधान में अभी भी दिखता है। प्रजासत्ता यानी कहने का मतलब है कि लोकतंत्र, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने भारत को एक प्रजासत्तात्मक राज्य बनाने का आदर्श देखा और संविधान में लोकतंत्र के सिद्धांत को शामिल किया, जो कि हमें आज भी दिखता है। एकता और अखिल भारतीय भावना, संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज की एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान बनाए हैं, एंड जो कि हमें आज भी दिखते हैं। तो ये चीजें कह सकते हैं, इन आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता ने भारतीय समाज को सुदृढ़ और समृद्धि की दिशा में अग्रणी बनाए रखा। तो ये पॉइंट हो सकते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माताओं थे, यानी संविधान बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने कौन-कौन से आदर्शों को शामिल किया जो कि आज भी हमारे संविधान में दिखते हैं। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कीपिंग इन द माइंड व्हाट आइडल्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस हो गया आपका, डेमोक्रेसी हो गया, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं सभी का, एंड
यूनिटी एंड ऑल इंडिया स्पिरिट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आगे की तरफ हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 17वां। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। तो आर्थिक स्वतंत्रता होती क्या है? जिसके अंदर आप कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे देश में उद्योग धंधों को चलाने की स्वतंत्रता होती है, यानी कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता रहती है। आप जो है मतलब आर्थिक स्वतंत्रता है आपको कि आप कोई भी कारोबार जो है कर सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, अपने जो पैसे है उसको बचा के रख सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं, आपकी ये स्वतंत्रता है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं चाहे तो। जो मेन था मैंने आपको बता दिया। तो ये हो जाएगा आपका। इंग्लिश मीडियम में देखिए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, तो वही है आप फ्रीडम टू रन इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, या जो है आप कोई भी जो वर्क है वो कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। एंड ये इंग्लिश मीडियम है, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ आते हैं। 18वां क्वेश्चन है अधिकारों की सुरक्षा के कोई दो उपाय। जो हमारे अधिकार है उसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, आपको दो उपाय बताने हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय इसकी इसकी यही जो है हमारी रक्षा करती है अधिकारों की। एंड यहाँ पे बताया गया सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय को स्वतंत्र रूप से कानूनी मामलों का समीक्षन करने और न्याय देने का अधिकार होता है। ये न्यायिक संस्थान नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड ये आप डाल सकते हैं यहाँ पे नागरिक अधिकार संरक्षण जो है समितियां। नागरिक अधिकारों जो संरक्षण समिति आती है, मतलब अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कई सारी समितियां बनी रहती है। एंड उनके पास आप देखेंगे तो सरकारें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समितियों की स्थापना कर सकती है, जो नागरिकों की शिकायतों और समीक्षण करके सुरक्षा जो है प्रदान करती है। नागरिकों को अधिकार के बारे में जागरूक करना, ये आप कर सकते हैं। अधिकार, उनके अधिकार है क्या, उनके बारे में आप जो है जागरूक कर सकते हैं। तो ये उपाय है जिनसे जो है अधिकार है उनकी रक्षा की जा सकती है, सुरक्षा की जा सकती है। इंग्लिश मीडियम में देखिए सजेस्ट एनी टू जो है मेजर्स टू प्रोटेक्ट जो है राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड यहाँ पे आप डाल सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट सिविल राइट्स प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा सोसाइटीज यहाँ पे। एंड टू मेक सिटीजंस अवेयर ऑफ राइट्स, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर। तो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा एंड सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आई होप कि आपको सेक्शन बी में जो क्वेश्चन थे आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, जो कि स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 से। एंड ये सभी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर का ये सेक्शन। 19वां क्वेश्चन है एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान कौन कौन से होते हैं। तो सफल संविधान कौन सा माना जाता है? जैसे आप देखेंगे भारत का संविधान है, जब से हमारा संविधान बना है, जब से हम इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने पूरा संविधान उठा के जो है कभी फेंक दिया हो। लेकिन दूसरे देशों में अगर नेपाल की बात करें तो वहां पे 5 बार संविधान बना है एंड अभी भी वहां दिक्कत चल रहा है। तो सफल संविधान के मौलिक प्रावधान कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें जो है अ, संविधान को सफल बनाती है। तो इसमें अगर हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का जो है कारण अवश्य होना चाहिए। यानी हम संविधान का अगर मान लेते हैं कि हमारा, हम संविधान को अपना अच्छा क्यों मानते हैं, संविधान को हम ऊपर क्यों रखते हैं, एंड बोलते भी हम कि जो भी कार्य होगा, जो भी नीतियां होगी वो संविधान के दायरे में रखी होगी। एंड संविधान से ही के द्वारा ही हमारे यहाँ सारी चीजें काम किया जाता है। एंड ये क्यों कहा जाता है आप सभी को पता होगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास रीजन है उसका, क्योंकि यहाँ पे जो भी अधिकार दिए या सिद्धांत दिए हुए सभी नागरिकों के लिए समर्पित बनाए रखने का मौलिक है। और ये नागरिकों को संविधान की महत्वपूर्णता को समझने और उसका पालन करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा निश्चित। यहाँ पे संविधान को बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन करना चाहिए। समाज में सभी वर्गों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से होता है। समान सुविधाएं उपलब्ध कराना, संविधान को समाज में सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं और अवसर अवसर जो है प्रदान करने के लिए बनाया जाना चाहिए। इससे समाज में सामंजस्य और समरसता जो है बनी रहती है। इस वजह से हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं कि सभी को एक जैसे अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी लिंग हो, ठीक है, सभी को एक समान अधिकार देता है। तो हम अपने संविधान की भी इज्जत करते हैं। चौथा पॉइंट देखिए छोटे सामाजिक समूह की शक्ति को मजबूत करना। संविधान में छोटे समूह और सामाजिक वर्गों की जो है साथीपना बनाए रखने के लिए जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि समृद्धि और विकास सभी के लिए हो सके। ऐसे वर्ग भी है जो हमारे बहुत ज्यादा पिछड़े हुए, उनके लिए भी संविधान जो है उनको भी ऊपर उठाने का मौका देता है। एंड वहां से आप कह सकते हैं कि उनके मन में भी ये भावना आती है कि हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना, यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि
संविधान की को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने के लिए डिजाइन करना चाहिए। यह सामाजिक न्याय और न्यायपूर्णता के साथ समाज को मजबूत बनाए रखता है। तो ये है जिससे हम कह सकते हैं कोई भी संविधान को अगर सम्मान कर रहा है तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए जो कि हमारे संविधान में हमें दिखती है। आगे की तरफ आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं एवरी पर्सन जो है मस्ट हैव रीजन टू रिस्पेक्ट द जो है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप डाल सकते हैं। टू इंश्योर सोशल सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजोरिटी, ये आप डाल सकते हैं। टू प्रोवाइड इक्वल फैसिलिटीज, ये आपका हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ स्मॉल सोशल ग्रुप हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन द सोसाइटी। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो वो इसे नोट कर सकता है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वीं की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां है, राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में चार अंतर बताने को बोला गया है। तो राजनीतिक कार्यपालिका होती क्या है? तो राजनीतिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसमें जो भी लोग चुने जाते हैं, जो भी लोग आते हैं वो चुनाव के माध्यम से आते हैं, यानी इनका चुनाव किया जाता है जो कि टाइम पीरियड रहता है इनका 6 वर्ष 5 वर्ष का, सॉरी। इसमें समय से पहले भी इसको हटाया जा सकता है और यदि उसे अधिकारियों या जनता के अनुसार आवश्यकता महसूस होती है। यहाँ पे अगर देखें तो राजनीतिक कार्यपालिका वही कार्यपालिका है। देखिए कार्यपालिका दो टाइप की होती है, एक राजनीतिक, एक होती है स्थायी। अगर राजनीतिक की अगर हम बात करें तो इसमें रहता है आपका जो व्यक्ति है, वो जो भी व्यक्ति होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर होते कौन कौन है, जैसे आपका प्रधानमंत्री हो गया, उनके मंत्री परिषद हो गए, ये सभी होते हैं। ये आप देखेंगे तो ये चुनाव के माध्यम से आते हैं। तो ये होता है राजनीतिक कार्यपालिका। इनका टाइम फिक्स रहता है कि हाँ इतने से इतने आपको पीरियड तक, जैसे 5 वर्ष के लिए इनका काम होता है तो 5 वर्ष के लिए करते हैं। इनको समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका राजनीतिक कार्यपालिका हो जाएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। एंड जो है ये अपने कार्य में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, निपुण नहीं होते, क्योंकि आप देखेंगे 5 वर्ष से आप 5 वर्ष बाद हट जाएंगे। स्थायी कार्यपालिका की वहीं बात करें तो रिटायरमेंट की आयु तक ही अपने काम करते रहते हैं, यानी जब तक जितनी भी रिटायरमेंट की आयु आयु है, चाहे वो 60 है चाहे वो 62 है, जितनी भी है, जब तक वो काम करते रहते हैं। ये अपने कार्य में बहुत अच्छे होते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं स्थायी कार्यपालिका सदस्यों को अपने क्षेत्र के लोगों का सीधा समर्थन मिलता है क्योंकि वह उन्हें अच्छे से जानते हैं। क्योंकि आप देखिए रिटायरमेंट की एज तक आप काम करेंगे तो उस क्षेत्र के लोग आपको अच्छे से जान ही जाएंगे। तो ये आप डाल सकते हैं, इनको समय से पहले नहीं हटाया जा सकता, अपने कार्य में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ये, निपुण होते हैं अपने कार्य में। एंड ये आप स्थायी कार्यपालिका के अंदर लिख सकते हैं। आगे हम आते हैं, इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द फोर डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनके पास लिमिटेड टाइमलाइन रहता है एंड यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। बाकी जो इलेक्शन के सिस्टम से जो है यहाँ पे चुने जाते हैं जो पॉलिटिकल है, बट इसमें इलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे जो है स्थाई में होते हैं नौकरशाही, जो एग्जाम्स की मदद, हाँ, जैसे यूपीएससी आपने सुना होगा, इसकी उन्हीं की मदद से जो है इसमें परमानेंट मेंबर्स आते हैं। रिटायरमेंट की आयु तक बने रहते हैं, बट ये रिटायरमेंट की एज तक नहीं बने रहते। अपने कार्य में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते पॉलिटिकल वाले, एंड यहाँ पे जो है परमानेंट वाले बहुत अच्छे होते हैं अपने कार्य में, ये लिख सकते हैं आप। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ, अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन करो। अपीलीय क्षेत्राधिकार अगर हम देखें तो ये आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो है एक ही है सर्वोच्च न्यायालय, एंड उनके पास ये अधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें होता क्या क्या है, तो उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय दिया हुआ है उसके विरुद्ध वो फैसला सुना सकते हैं। यानी मान लो मौत की सजा दे दी है, ठीक है, उच्च न्यायालय ने, तो ये फैसले को बदल सकती है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति या संगठन की यह सुविधा की उच्च न्यायालय की ओर से किए गए निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। यह उच्च न्यायालय के निर्णयों की सुनवाई और पुनर्विचार की सुविधा प्रदान करता है। तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाया जा सकता है, हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित की कानूनी व्याख्या से संबंधित यह अपीलीय क्षेत्राधिकार संदिग्ध या विवादित कानूनी मुद्दों में उच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाली किसी व्याख्या या व्याख्या के प्रमाण के खिलाफ है। व्यक्ति या संगठन इसके खिलाफ अपील कर सकता है ताकि उच्चतम न्यायिक जो है प्राधिकृतियों के सही और स्पष्ट उपयोग की सुनवाई हो। आगे देखिए, किसी अपराधी के अपराध मुक्त के निर्णय को बदलकर पुनः फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवाकर पुनः निरीक्षण कर सकता है। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो कोई व्यक्ति है जिस कोई अपराध किया जिसको जो है इसके खिलाफ अपील की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इस निर्णय को जो है पुनः विचार कर सकता है और नया निर्णय दे सकता है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में। आगे की तरफ हम आते हैं, इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिस्क्राइब जो है अपील जो है जुडिशन, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट हो गया, यहाँ पे रिलेटिंग टू द लीगल जो है इंटरप्रिटेशन सर्टिफाइड बाय द हाई कोर्ट, ये आप डाल सकते हैं। बाय चेंजिंग द डिसीजंस ऑफ एक्चुअल ऑफ अ क्रिमिनल एंड जो है री-सेंटेंसिंग हिम टू डेथ, द सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कैन आस्क फॉर जो है री-स्पेंशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 21वां क्वेश्चन एंड इसके अंदर आपको पेपर में अथवा देखने को मिलेगा, संसद में बहुमत जो है सामान्य बहुमत के आधार पर संविधान में कौन-कौन से संशोधन किए जा सकते हैं। देखिए, जो है सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, ये आपने सुना होगा। सामान्य बहुमत क्या होता है कि आप मान लेते 50 लोग हैं एंड 50 लोगों में से 26 लोगों ने मतलब आधे से एक ज़्यादा ने कर दिया कि भाई इस पे ये होना चाहिए, तो वो होता है, यानी सामान्य बहुमत है। एक होता है विशेष बहुमत, इसमें विशेष बहुमत में आप जो है 33% या जो भी रहता है, ये चाहिए होता है। 50 का मान लेते हैं कि यहाँ पे इनको चाहिए, ये यहाँ पे जो है 30 वोट चाहिए या 36-35 वोट चाहिए, तो आप इस तरह से कह सकते हैं विशेष बहुमत एंड ये आपके होते हैं। लेकिन हमारे जो संविधान है, उसमें कौन-कौन से ऐसे संशोधन हैं जो हम सिर्फ जो है सामान्य बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। अगर देखिए नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य अगर हमें बनाने हैं, जैसे मान लेते हैं भारत के स्टेट्स है, कोई स्टेट बहुत बड़ा है, ठीक है? जैसे यूपी को ले लिया, यूपी को 2 भागों में बाँटना है तो बाँट सकते हैं, उसके लिए हमें सिर्फ सामान्य बहुमत की ही आवश्यकता पड़ती है। राज्यों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, तो राज्य की जैसे सीमा है, अब देखिए आप सोचते होंगे कि सिर्फ जो है बॉर्डर पे ही लड़ाइयाँ या टेंशन बनी रहती है कि ये हमारा, बट राज्य में भी कुछ ना कुछ होता है दिक्कत। जैसे यूपी का बॉर्डर है, तो ये यूपी का है और यहाँ से बिहार चालू हो रहा है, तो इनके बीच भी हो सकता है दिक्कत। तो राज्य की जो सीमाएँ हैं और उसके नाम है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है सामान्य बहुमत के आधार पर। नामों में परिवर्तन तो आपने कई सारे नाम वैसे ही चेंज करते हुए सुना होगा, कौन-कौन से हमारे स्टेट्स के नाम चेंज हुए। नए राज्यों का निर्माण भी किया जा सकता है। राज्यों में उच्च सदन जो है विधान परिषद का सृजन या समाप्ति है। राज्यों में जो है उच्च सदन, आपने राज्यों के अंदर भी सदन होते हैं, ठीक है? जैसे लोकसभा, राज्यसभा, संसद में होते हैं, ऐसे ही राज्यों में भी होता है। तो उसकी समाप्ति कर सकती है या उसकी स्थापना भी कर सकती है। नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति, इसके माध्यम से जो है सामान्य बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकार बढ़ाना, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी क्षेत्राधिकार आते हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है सामान्य बहुमत के आधार पर। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हिच अमेंडमेंट्स कैन बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेसिस ऑफ द सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया, चेंज इन बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स हो गया, ठीक है? क्रिएशन ऑफ जो है ऑबिलिगेशन ऑफ द अपर हाउस, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो सिटीजनशिप पाई जा सकती है एंड टर्मिनेट की जा सकती है, आप डाल सकते हैं। एक्सटेंड कर सकते हैं जो जुडिशियल ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो ये आपका हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम समानता को बढ़ावा किस प्रकार दे सकते हैं? तो जो हमारी, आप सभी को पता होगा, हमारे हमारे संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकारों में से एक है समानता का अधिकार। लेकिन हम इसे बढ़ावा कैसे दे सकते हैं कि और फैले समानता, हर एक क्षेत्र में फैले, हर जगह फैले। तो समानता को बढ़ावा दे कैसे दिया जा सकता है? विशेष अधिकारों की समाप्ति। जहाँ-जहाँ पर विशेष अधिकार है ना, असमानता और विशेष अधिकार है, उसकी हमें समाप्ति करनी पड़ेगी। आप देखेंगे किसी खास व्यक्ति के लिए या वर्ग के लिए क्या किया जाता है? विशिष्ट अधिकार दे दिए जाते हैं। तो वो क्या है, समानता के अगर हम देखें तो बीच में क्या है, वो बाधा डालता है समानता स्थापित करने में। उसको क्या हमें खत्म कर देना चाहिए, यानी समानता और विशेष अधिकारों की समाप्ति करके समानता की स्थापना करने का प्रयास किया गया है। समान अधिकारों की सुनिश्चित करें, सभी को देखें कि समान अधिकार ही मिले, किसी को ज़्यादा मिल रहे हो, किसी को कम मिल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें किस-किस क्षेत्र में देखें तो इसमें शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य सेवाएँ हो गई, अन्य अधिकारों को समान रूप से जो है उपलब्ध कराना शामिल है। तो इसके अंदर देखना कि सभी नागरिकों को समान अधिकारों की उपलब्धता की सुनिश्चित करना ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए,
प्रतिबंधित समुदायों की समाज में शामिलता, ऐसे समुदाय जो कि प्रतिबंधित है, जैसे विशेष अधिकारों वर्ग को समाज में पूरी तरह से जो है शामिल करने के लिए नीतियों और प्रयासों की आवश्यकता है। उन्हें समाज में समाहित करना और उन्हें समाज के सभी पहलुओं में बिना किसी विभेद के शामिल करना महत्वपूर्ण है। तो ये आप डाल सकते हैं। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता स्थापित करना, हम अलग व्यवहार से भी हम समानता स्थापित कर सकते हैं। जिसमें आप देखते होंगे आरक्षण की जो नीतियाँ बनाई जाती है वो विभेदक यानी अलग बर्ताव भी किया जाता है। कुछ उनको ज़्यादा आप उनको फ़ायदा दिया जाता है, सरकार की तरफ से योजनाएँ निकलती है, तो उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित होती है, जैसे एग्ज़ाम्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है? एंड स्कूल सब में अगर आप पढ़ते तो आप देखते होंगे उनके लिए कुछ ज़्यादा स्कूल्स में जो है सरकार की तरफ से पैसे, ठीक है, दिए जाते हैं। तो ये आप डाल सकते हैं, विभेदक बर्ताव द्वारा भी जो है स्थापना जो है समानता की जा सकती है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एंड ये आपका 22वां क्वेश्चन था। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी? यहाँ पे हम पूछा गया है, इक्वालिटी को हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं? तो इन इक्वालिटी एंड एंड ऑफ जो है प्रिविलेजेस यहाँ पे बोला गया है। एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू एस्टेब्लिश जो है इक्वालिटी बाय एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस, यहाँ पे बोला गया है इंश्योर इक्वल राइट्स, इंश्योर करना है कि सभी के पास क्या है, इक्वल राइट हो। टू एब्लिश जो है एस्टेब्लिश इक्वालिटी इज इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन। दिस जो है इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सर्विस एंड अदर राइट्स। तो ये आपका हो जाएगा inclusion of restricted community in society। तो यहाँ पे policies and effort are needed to fully included to जो है privileged classes in the society। It is important to integrate them into the society and include them in all aspects of the society without any discrimination। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है, इक्वालिटी एस्टेब्लिश थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात आती है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन पीपल सम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट policies have been made so that all sections of the society can have equal access to opportunities। In some countries, it has been named the policy of affirmative जो है affirmative जो है action। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 22वीं का इंग्लिश मीडियम। इसी के अंदर 21वीं में आपने अथवा देखा, 22वीं में भी अथवा है। एंड यहाँ पे पूछा गया है कानूनी कर्तव्यों का वर्णन करना है। तो कानूनी कर्तव्य हमारे कौन-कौन से होते हैं? जैसे संविधान का सम्मान करना हमारा जो है कानूनी कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ये हमारा कानूनी कर्तव्य है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, नियमित रूप से जो है कर देना, ये हमारा कानूनी कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति जो है उसकी सुरक्षा करना, ये हमारा जो है देश की एकता तथा अखंडता में सुरक्षा बनाए रखना, ये आप डाल सकते हैं। देश की रक्षा करना है। प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से जो है उपयोग करना, ये आप डाल सकते हैं। एंड ओजोन परत की हिफाजत करना। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएँगे। आप इनमें से ये ज़रूरी नहीं है पूरे लिखें, 4 नंबर का ही क्वेश्चन है पूछा गया है, तो आप 4 से 5 पॉइंट ही लिखें। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब लीगल ड्यूटीज़, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम आ गया, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर आ गया, टू डू इट रेगुलरली यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल एसेट्स आप बोल सकते हैं, टू मेंटेन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्टिंग द कंट्री, वाइज यूज ऑफ जो है नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर। ये आपके पॉइंट्स है जो इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। इसके अंदर टोटल आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉइंट बताए हुए हैं। आपको 4 से ज्यादा वैसे लिखने नहीं है, 4 नंबर में 4 पॉइंट बहुत है। अगर आप लिखना चाहते ज्यादा तो एक ही ज्यादा लिखिएगा, वरना ज्यादा मत लिखना, क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि 4 आपके सही जाएंगे और 5वां आपका गलत जा जाएगा, चला जाएगा, तो 4 आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर गलत एक भी आपका हो जाता है ना, भले ही आपने 10 पॉइंट लिखे हो, गलत हो जाता है, तो आपके उसमें जो है नंबर कट जाते हैं। आप ये नहीं रहता है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तो सोच समझ के 4 से ज़्यादा पॉइंट लिखना है, अगर सही हो तभी लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 उसका अथवा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत में धर्मनिरपेक्षता अपनाने का क्या कारण है? तो भारत के अंदर हमने धर्मनिरपेक्षता अपना रखी है, यानी भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है? भारत ने सभी धर्मों को समान रखा है, किसी को भी ऊपर नहीं रखा और देश का कोई धर्म नहीं है हमारे यहाँ पर।
तो क्या कारण है जिसकी वजह से हमने धर्मनिरपेक्षता अपनाई? ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में धर्मनिरपेक्षता की बातें महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में सदियों से बहुलवाद, धार्मिक आपसी जो है समझ-बूझ और समरसता का जो है अभिवादन किया है। तो ये हमारी संस्कृति रही है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं सांस्कृतिक परंपराओं में। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो है समर्थन अगर देखें तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत समाहित है। संविधान ने सार्वजनिक जीवन में धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए मार्ग दिखाया। तो ये आप डाल सकते हैं, हमारा संविधान भी हमें कहता है कि आप धर्मनिरपेक्ष हो एंड वहाँ पे भी जो है सभी को एक समान बताया गया है। आगे देखिए विविधता में समृद्धि का आदान-प्रदान। अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारी विविधता पाई जाती है, जिसके अंदर भाषा, जाति और धर्मों के लोगों का एक साथ रहना हमेशा से हुआ है। इस विविधता में समृद्धि का आदान-प्रदान होता है और लोगों में एकजुटता की भावना बनी रहती है। महात्मा गांधी की का जो है अद्भुत प्रयास अगर हम देखें, महात्मा गांधी ने सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता की बातें बड़े उत्साह से प्रमोट की और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समरसता का जो है संदेश दिया। तो ये सभी कारण हैं जिससे आप कह सकते हैं कि भारत ने धर्मनिरपेक्ष अपनाया। आगे की तरफ आए एंड भारत के अंदर देखें तो बहुत धर्म के लोग रहते हैं। अब कितने धर्म को ना मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पे जो है विभिन्नताएं पाई जाती है लोगों में। आगे देखिए इसी को इंग्लिश मीडियम में व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग जो है सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कल्चरल ट्रेडिशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोर्ट ऑफ जो है सेक्युलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सचेंज ऑफ प्रोस्पेरिटी इन डाइवर्सिटी, अमेजिंग एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम है, आप इसे देखना चाहें तो देख। आगे हम आते हैं, अब यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है एंड ये 12 नंबर का है। 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। सबसे पहला गद्यांश से रिलेटेड पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए गद्य आपका जो गद्यांश पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए, आपको उनके जो है आंसर्स देने होंगे। ठीक है? आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नीचे की तरफ आते हैं, नीचे आपका क्वेश्चन है जैसे इससे रिलेटेड पूछा गया, जैसे लघु विधायिका को कहा जाता है सांसद, लोकसभा, राज्यसभा या संसदीय समितियां। देखिए लघु विधायिका क्या होती है, संसद है, संसद के अंदर भी कोई कई सारी समितियां बनाई जाती है एंड उसी को देखिए लघु विधायिका कहा जाता है। देखेंगे इसी कारण यहाँ पे पढ़ेंगे, इन समितियों में सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसके अंदर आपको हिंट मिल जाएंगे अगर आप इसे पढ़ेंगे। लघु विधायिका जो है वो संसद के जो समितियां हैं उसी को कहा जाता है। तो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन घ आ जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो दूसरा क्वेश्चन है, विधेयक संसदीय समितियों के समक्ष जो है जाता है पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में या कभी भी। अगर देखें संविधान में आप देखेंगे कोई भी चीज होता है, विधेयक प्रस्तुत होता है संसद के अंदर एंड उसमें कई सारे चरण होते हैं। सबसे पहले वो संसद में जाता है, फिर उसमें वो उसमें बहस होती है, अब पहले चरण में जाएगा। दूसरे चरण में क्या है, वो विधेयक जो है वो संसदीय समितियों के पास जाएगा, उसके ऊपर जो है बातचीत होगी। ये विधेयक के ऊपर जो है बातचीत होती है। तो विचार विमर्श जो होता है वो दूसरे चरण में होता है एंड जो विधेयक है वो संसदीय समितियों के समक्ष जो है वो दूसरे चरण में जाती है। ऑप्शन ख इसका हो जाएगा। तीसरे चरण में विधेयक पर क्या होता है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। तीसरे चरण में विचार जो होता है, पुनर्विचार होता है, मतदान होता है, अन्य कुछ होता है। आपको इसके अंदर पैसेज के अंदर हिंट मिल जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में यहाँ पे देखेंगे विधेयक पर जो है मतदान होता है, ये लिखा हुआ है। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन ग मतदान आ जाएगा। एंड अगले को देखिए हम फोर्थ को, तो संसदीय समितियों में सदस्य होते हैं। संसदीय समितियों में कौन से सदस्य होते हैं, लोकसभा के मात्र, राज्यसभा के, लोकसभा राज्यसभा दोनों के, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पे सदस्य होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 एंड इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इंग्लिश मीडियम में आप इसे पढ़ सकते हैं पैसेज को एंड इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे जो है इज कॉल्ड जो है मिनी जो है लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कम्युनिटी है, आ जाएगा इसका राइट आंसर। द बिल गोज बिफोर जो है पार्लियामेंट्री कमेटी, तो यहाँ पे इन द सेकंड फेज में जो है जाती है पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास। थर्ड की अगर देखें, थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड स्टेज इन इज ऑन द बिल, तो यहाँ पे वोटिंग का होता है एंड देयर आर मेंबर इन पार्लियामेंट्री कमेटी, तो यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में भी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के दिए गए मानचित्र में ABCD आपको दिए गए एंड इससे रिलेटेड आपसे पूछा गया है जो है द्विसदनीय विधानमंडल के बारे में। मैंने आपको कई बार बताया, दो सदनीय जो है
विधायिका हर राज्य में नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, एंड इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सबसे ज्यादा चांस है आपका, मैं मान के चलूं 92 दो ही आपके चैप्टर है जिसमें मैप है आपका, एक तो विधायिका हो गया और एक आपका संघवाद वाला चैप्टर हो गया। इन्हीं दो चैप्टर में मैप एंड दो ही मैप है आपको, यही दो मैप कर लेंगे तो यही इन दोनों में से कोई एक पक्का आएगा। एंड यहाँ पे ज्यादातर चांस जो है आपका विधायिका वाला जो है उससे आने का है। इसमें पूछा जाता है कौन कौन से स्टेट के अंदर जो है द्विसदनीय विधायिका है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया ए अगर देखें तो यूपी इसके अंदर द्विसदनीय है। यहाँ पे देखें ये है आपका बिहार, तो यहाँ पे भी द्विसदनीय विधायिका है। यहाँ पे बोला गया है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। एंड जो डी आपका है वो आ जाएगा कर्नाटक। ऐसे आपको मैप जो है फिल करना होगा। फिल नहीं, कुछ इस तरह से आपको बॉक्स दिया रहेगा एंड उसमें आपको एक क्रम संख्या दी होगी, ठीक है, या क्रम संख्या आपको लिखना है, ABCD आपको लिख देना है, कौन सा देश कहाँ कौन सा स्टेट आएगा, ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह, डी की जगह। तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, इंडिया ऑफ गिव वेंट मैप। यहाँ पे दिया हुआ जो मैप है ABCD फॉर्म दिस वे फोर स्टेट सो वेंट आज जो है वेयर बाय कैमरिकल लेजिस्लेचर इज टू दिस बाय रिकॉग्नाइजिंग ऑन आंसर बुक इन फॉलोइंग टेबल ऑफ फॉर्म इन राइट। यहाँ पे लिखना है आपको, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं यहाँ पे किया गया आंसर, ठीक है, तो वही हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये आपका है चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन एंड यहाँ पे दिया हुआ ये चित्र आप इसे देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिखाए गए चित्र में किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो आप इस चित्र को देखे हैं, कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लंघन हो रहा है। कितने वर्ष तक के बच्चों को काम करवाना जो कानूनी जुर्म है, 14 वर्ष से अगर कम का कोई बच्चा उसको काम करवाया जा रहा है तो वो कानूनी जुर्म में है, इसके अंदर आता है। एंड शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकारों का दर्जा क्यों दिया गया है शोषण के अधिकारों को। अगर देखिए हमारे देश में गरीब और दलित वंचित वर्ग जो है बहुत है, ठीक है, एंड इसका इसी कारण किसी के द्वारा जो है यानी अमीर वर्ग के द्वारा किसी गरीब का जो है वो शोषण ना हो सके, इसीलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा चित्र वाला, जिसे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में है, विच फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड इन द पिक्चर ऑफ फोन। तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट अगेंस्ट जो है एक्सप्लॉइटेशन। सेकंड है इट इज अ लीगल ऑफेंस टू मेक चिल्ड्रन वर्क अप टू हाउ मेनी इयर्स ऑफ एज, तो 14 इयर्स। हाउ व्हाई हैज द राइट अगेंस्ट जो है एक्सप्लॉइटेशन बीन गिवन द स्टेट स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे बता सकते हैं इन आवर कंट्री पूर deletes and deprived and hence they can be exploited by anyone. Hence the right against exploitation was given the states of a fundamental right। तो ये आपका आंसर आ जाएगा चित्र वाला। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका कुछ इस तरह से खत्म हो जाएगा एंड यहाँ से आपका सेक्शन जो आपका लास्ट है सेक्शन ई वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे भारत के धर्मनिरपेक्षता की कुछ 6 विशेषता आपसे पूछी गई है। तो देखिए भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता उसकी 6 विशेषता क्या क्या है, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि देश का कोई धर्म नहीं है भारत में। अगर देखें इंडिया के अंदर कोई एक आधिकारिक यानी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है सरकार की तरफ से किसी को, ठीक है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे संविधान है, संविधान के द्वारा सभी धर्मों को समान दिया गया है, समान अधिकार दिए गए, ये आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सर्व जैसे लिखा हुआ है सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व देना, धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना और विवाद सुलझाना, किसी भी प्रकार का जो धार्मिक गठजोड़ है उससे दूर रहना, परहेज करना चाहिए, ऐसे लक्ष्यों व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आजादी को महत्व दे। धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता जो है स्थापित हो पाएगी। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं किस तरह से सभी व्यक्ति समान है, यहाँ पे किसी को भी एक अलग से राइट्स नहीं दिया गया कि आप ऊपर है, अगर आप विशेष धर्म से तो आपको ऊपर रखा गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी व्यक्ति इक्वल है धार्मिक रूप से। तो ये आप कह सकते हैं सभी को आप अगर आप देख ले तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, मैंने कई बार ये क्वेश्चन बताया भी है। राइट एंड सिक्स जो है आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये आपका दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। 8वें में क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल का वर्णन कीजिए तथा इसकी आलोचना का वर्णन करें।
धर्मनिरपेक्षता का भारतीय अगर मॉडल देखें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता, बल्कि ये अल्पसंख्यक और सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आजादी भी देता है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ जो है निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। अर्थात जरूरत पड़ने पर राज्य धर्म ने हस्तक्षेप कर सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर जो है राज्य धर्म के अंदर हस्तक्षेप यानी रुकावट या कुछ भी वो हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्या खोजने का अधिकार है तथा राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, जिसके बाद और ये मजबूत हुई। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा व सांस्कृतिक का अधिकार सभी धर्मों को समान जो है प्रदान करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल अगर इसकी आलोचना की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी आलोचना का मतलब है कि इसकी कमियां आप कह सकते हैं। ठीक है, तो धर्म विरोधियों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। यह मॉडल पश्चिमी से आयातित है, अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, अल्पसंख्यकवाद का आरोप जो है बढ़ा जाता है, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि वोट भी यहाँ पे धार्मिक स्तर पे जो है मांगे जाते हैं धर्म के नाम पर, तो वो भी चीजें आप इसके अंदर कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्क्राइब द इंडियन जो है मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड डिस्क्राइब इट्स जो क्रिटिसिज्म, यहाँ पे आप डाल सकते हैं ये इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का है क्या, एंड यहाँ पे क्रिटिसाइज किस वजह से किया जाता है, ये चीजें आप कह सकते हैं यहाँ पे आंसर में। ये 27वां क्वेश्चन हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 28वां क्वेश्चन है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता जो है सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उसे प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितने सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है अथवा पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र जो है गिना जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक ही जगह जाकर जो है यहाँ पे चुनाव होते हैं, वहां पे निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पे आपको जाके वोट डालने हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यहाँ पे एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, वहां पे भी कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतदाता पार्टी को वह यहाँ पे वोट देता है, हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है, विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, जैसे इजराइल और नीदरलैंड के अंदर ये होता है, भारत के अंदर ये नहीं होता। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि एक प्रथम देखें हम, इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। द्वितीय देखें अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। तो ये आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप, यहाँ पे व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, राइट इट्स टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, एंड इसके दो टाइप्स भी नीचे आपको दिख जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अंदर अथवा दिया है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई तथा इसके कार्यों को विस्तार से समझाइए। तो निर्वाचन आयोग इसकी जिम्मेदारी रहती है ना कि देश के अंदर जो भी चुनाव हो रहे हैं उसके कराने की। इसकी स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को हुई, जिसके कई सारे कार्य रहते हैं। जैसे अगर देखें चुनाव करवाना, चुनाव चुनाव करवाना तो किस किस के आप यहाँ पे डाल सकते हैं एग्जाम्पल की, जैसे निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य, विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है। अगर हम देखें निर्वाचन नामावली तैयार करते हैं, यानी यहाँ पे अगर आपको एक चुनाव हो रहा है, चुनाव के अंदर क्या-क्या काम होते हैं? सबसे पहले कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो जाके पंजीकरण करवाएगा, वो इसकी जिम्मेदारी है करवाना। नाम नाम जैसे आप नोट करते हैं ना कि आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो एक पंजीकरण करवाना, आप जाके वहाँ पे जो है चुनाव की तिथि तय करना, चुनाव कब होना है, कहाँ पे होना है, ये सारी चीजें, चुनाव के रिजल्ट, ये सारे काम किसके हैं? चुनाव आयोग के हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये सारी चीजें, एंड ये भी ध्यान रखती है कि गलत चीजें ना हो चुनाव के अंदर, जैसे वोट में जो है गलत तरीके से वोट ना आए, निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखती है। चुनाव जो है बेहतर तरीके से हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये इसकी जो है कार्य आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन डिटेल। तो यहाँ पे 25 जनवरी 1950 व्हिच हैज द फॉलोइंग फंक्शंस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बट मैंने आपको जो बताया आप उसे लिख सकते हैं। ये आपके पॉइंट्स है इंग्लिश मीडियम में।
आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण लिखने हैं आपको। तो अगर एकात्मक लक्षण यानी क्या-क्या चीजें जो एकात्मक लक्षण वाली बनाती है भारतीय संविधान, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हरी नागरिकता यानी एक ही नागरिकता आप ले सकते हैं। अगर आप दूसरे देश की जैसी लेने जाएंगे, यहाँ की आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। शक्ति विभाजन में संघीय यानी केंद्रीय पक्ष की तरह अधिक जो है, अगर हम देखें 3 स्तर पे जो हमारी देश के अंदर सरकार है, एक होता है आपका केंद्रीय स्तर, एक होता है राज्य और एक होता है स्थानीय, ठीक है? सबसे पास का स्थानीय। तो केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ यहाँ पे दी गई है, यानी संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकती है, एकीकृत न्यायपालिका है हमारे पास। आपातकाल के समय केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। एक हरी प्रशासकीय अखिल भारतीय सेवाएँ आईएएस, आईपीएस आदि ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, राइट एनी यूनिटी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका सिंगल सिटीजनशिप, ये आप पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट्स आपके दिए हुए इंग्लिश मीडियम में। इसी के 8वें में पूछा गया क्वेश्चन है, विधायिका द्वारा कानून का निर्माण की विधि के चरणों को विस्तार से समझाइए। तो विधायिका द्वारा जो है कानून निर्माण की विधि जो होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, विधेयक वैसे 2 तरह के होते हैं, एक होता है सरकारी, एक होता है गैर सरकारी। सरकारी विधेयक वह विधेयक होते हैं जो मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं, जो कि धन साधारण संविधान संशोधन विधेयक ये सब होते हैं। गैर सरकारी विधेयक कौन होते हैं? जो मंत्रियों के अतिरिक्त कोई और अन्य सदस्य पेश करता है। तो ये 2 टाइप के विधेयक होते हैं, आप समझ गए होंगे। अब विधेयक जो है उसका जो है कानून कैसे बनता है? विधेयक का निर्माण किस प्रक्रिया कैसे होता है? अगर देखिए, तो सबसे पहले होता है, किसी भी कानून को बनने के लिए उस समय की परिस्थितियों का आकलन किया जाता है कि क्या विधेयक जनता के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। क्योंकि कई बार कुछ नेता या छोटा समूह अपने हित के लिए कानून बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि सही है कि नहीं। फिर प्रस्तावित कानून को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है और उसे जो है विचार-विमर्श करने के बाद जो है उस पर अगले सदन में भेजा जाता है। फिर उसके बाद अगले सदन में भी जो है कार्यवाही होती है। फिर गिनती वोट होते हैं इसके ऊपर। तीसरे अगर चरण की बात करें तो यहाँ पे वोट होते हैं। फिर जाकर जो है अगर ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में ये पास हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर कर देते हैं, अपने साइन कर देते हैं, तो वो क्या है, विधेयक कानून बन जाता है। तो ये प्रक्रिया रहती है, संविधान में संशोधन करना हो या कोई नया हमें कानून बनाना हो। ये आपका हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेजेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द लेजिस्लेचर। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। एंड हम आते हैं अब 30वें क्वेश्चन की तरफ। राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन करना है। तो राजनीति व राजनीतिक सिद्धांत 2 अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। राजनीति क्या है? राजनीति 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका राज प्लस नीति अर्थात नीति पर आधारित जो है शासन वो होता है। नागरिक या व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष सिद्धांत अथवा व्यवहार का प्रयोग राजनीति के अंतर्गत आता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, सरकार की बनाने की प्रक्रिया, सत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये आपका राजनीति के अंतर आएगा। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत एक विषय की तरह काम करता है, जैसे राज्य व सरकार है। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी जो अवधारणा है, उसके अर्थ को बताता है हमें। इसके उद्देश्य क्या होता है? तो नागरिकों को जो भी राजनीतिक प्रश्न है उसके बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। यानी ये हमें एक तरह से कह लें तो इसके अंदर हम चीज़ों को समझते हैं, राजनीति के अंदर है क्या? राज्य क्या है? सरकार क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, ये जो अवधारणा है ये है क्या? इसका मतलब क्या है? उसकी चीज़ों को हमें बताता है, समझाता है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत में हमें समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। यह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचार और व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, डिस्क्राइब पॉलिटिक्स जो है वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में यहाँ पे डिफरेंट बताया हुआ है। ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। एंड इसी के अथवे में देखिए, अथवा दिया हुआ है आपका, किन्हीं ऐसे 6 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए किन-किन क्षेत्रों में उपयोगी रहते हैं? तो नागरिकों के भविष्य के लिए उपयोगी रहते हैं। इसके माध्यम से जो है यहाँ पे छात्र आएगा। छात्र या नागरिक भविष्य में अध्यापक, जज, वकील, राजनेता, नौकरशाह, पत्रकार आदि बन सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, यानी नागरिकों की जागरूकता तथा लोकतंत्र के महत्व के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक सिद्धांत आपका पढ़ना। अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए नागरिक अपने अधिकार जैसे लोकतंत्र, समानता
स्वतंत्रता, न्याय आदि के सिद्धांत को समझ सके, ये राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। राजनीतिक ज्ञान बढ़ाना, इससे भी इसका अध्ययन हमें राजनीति के क्षेत्र में बहस और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने योग्य बनाता है। या आप लिख सकते हैं दायित्व जो है, दायित्वपूर्ण नागरिक, हमें क्या है एक तर्कशील तथा जानकार जो है बनते हैं अगर हम जो है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। देखिए, आइडेंटिफाई एनी 6 वेज इन व्हिच पॉलिटिकल थ्योरीज आर यूजफुल टू अस। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स देख लिए हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये इंग्लिश